आज हम इस किताब के पन्नों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और हमारा आज का मकसद भी यही है। हम सभी ने एलिस, उस बागीचे और उस बोलते खरगोश के बारे में सुना है, पर आज हम इस कहानी की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक छुपी हुई उस अराजकता के पीछे के तर्क को क्रमानुसार समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इन अजीबोगरीब घटनाओं का बेसिक मतलब क्या है? तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। नदी किनारे की एकदम ऑर्डिनरी दोपहर है, जहां एलिस अपनी बहन के पास बैठी बोर हो रही है, क्योंकि किताब में कोई तस्वीरें नहीं है। सही कहा। बिना तस्वीरों वाली किताब एक बच्चे के लिए कितनी बोरिंग होती है। एग्जैक्टली। तभी वहां से एक सफेद खरगोश गुजरता है और वो अपने वेस्ट कोट की जेब से एक घड़ी निकालकर कहता है कि उसे देर हो रही है। अब एक बोलता हुआ खरगोश, ठीक है, समझ आता है, पर उसके हाथ में पॉकेट वॉच होना मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। एक जानवर को टाइम की क्या फिक्र? वैसे यही वो पॉइंट है जहां से कैरल विक्टोरियन दौर की ऑब्सेशन विद टाइम यानी वक्त की पाबंदी पर अपना प्रहार शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के उस दौर में हर वर्कर, हर इंसान एक घड़ी के हिसाब से दौड़ रहा था। ओह, मतलब टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत। हाँ, वक्त को नापना और उसके हिसाब से चलना एक नई सामाजिक बीमारी बन गई थी उस वक्त। खरगोश उसी दौड़ती भागती व्यस्त दुनिया का प्रतीक है। और जब एलिस उसके पीछे उस खरगोश की बिल या रैबिट होल में गिरती है ना, तो वहां से सपने का मनोविज्ञान, जिसे हम ड्रीम लॉजिक कहते हैं, शुरू हो जाता है। राइट। दुनिया के नियम वहीं पीछे छूट जाते हैं। देखिए, गिरने का वो सफर बहुत लंबा है। किसी को भी ऐसी स्थिति में मौत का डर लगना चाहिए, पर एलिस क्या कर रही है? वो दीवारों को देख रही है। हाँ, वो गिरते हुए दीवारों पर लगे नक्शों और कपबोर्ड्स को देख रही है। उसे एक ऑरेंज मार्मलेड का खाली जार मिलता है। उस वक्त उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कहीं वो जार नीचे किसी के सर पर ना गिर जाए। मतलब एक तरफ मौत का सामना है और दूसरी तरफ उसको इस बात की फिक्र है कि जार किसी को लग ना जाए। ये कैसा तर्क हुआ? असल में ये सपनों का सबसे सटीक चित्रण है। सपनों में अक्सर यही होता है कि मूलभूत खतरे हमें परेशान नहीं करते, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें ध्यान का केंद्र बन जाती हैं। कैरल यहाँ दिखा रहे हैं कि एक बच्ची के दिमाग में उस वक्त के समाज के आदाब इतने गहरे बसे हैं कि वो अनजान गहराई में गिरती हुई भी अच्छी बच्ची बनकर रहना चाहती है। वाओ। मार्मलेड का जार किसी पर गिराना असभ्य माना जाएगा, इसलिए उसे किसी पर ना गिराना उसकी जान बचाने से ज्यादा जरूरी हो गया है। क्या बात है। और इस लंबे सफर के बाद जब वो जमीन पर पहुंचती है, तो उसे एक लंबा हॉल मिलता है जिसमें बंद दरवाजे हैं। एक छोटी गोल्डन की से एक 15 इंच का दरवाजा खुलता है, जिसके बाहर वो खूबसूरत बागीचा है, पर वो जा नहीं सकती। फिजिकल बैरियर्स, राइट। और फिर कहानी में वो हिस्सा आता है जहां उसे ड्रिंक मी लेबल वाली बॉटल मिलती है, जिसका स्वाद वैसे बड़ा अजीब बताया गया है, चेरी टार्ट, कस्टर्ड, रोस्टर की जैसा। और ईट मी लेबल वाला केक मिलता है। इनको खा पीकर उसका आकार लगातार बदलता है, कभी एकदम छोटी, कभी बहुत लंबी। ये आकार का अचानक बदलना ना फिजिकल दुनिया पर उसके कंट्रोल खोने का एक प्रतीक है। जब एलिस 9 फीट लंबी हो जाती है और उस लंबाई को संभाल नहीं पाती, तो वो इतना रोती है कि वहां उसके आंसुओं का एक बहुत बड़ा तालाब बन जाता है। हाँ, और फिर वो खुद ही उसमें डूबने लगती है जब वो छोटी होती है। एग्जैक्टली। अपनी ही भावनाओं और परेशानियों के तालाब में डूबना एक जबरदस्त मेटाफोर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी तालाब में तैरते हुए उसकी मुलाकात उस चूहे और बाकी जानवरों से होती है। यहाँ भौतिक नियम तो टूट ही गए थे, अब सामाजिक और राजनैतिक नियमों के टूटने की बारी है। सही कहा। जब वो सभी किनारे पर आते हैं तो ठंडे और गीले होते हैं। तब डोडो सबको सूखने के लिए एक कॉकस रेस करवाने का प्रस्ताव रखता है। अब ये रेस मुझे सबसे बेतुकी लगती है। बिल्कुल। कोई ट्रैक नहीं है, सब जहां से चाहें दौड़ना शुरू करते हैं, जब चाहें रुक जाते हैं, और आखिर में डोडो ऐलान करता है कि सब जीत गए हैं। हाँ, सब जीत गए। और हद तो तब होती है जब इनाम बांटने की बारी आती है। डोडो खुद एलिस की ही जेब से एक थिम्बल, यानी वो सुई धागे वाला कवर निकालता है और एकदम औपचारिक ढंग से उसी को इनाम के रूप में वापस पकड़ा देता है। ये किस तरह का मजाक है? देखिए, अगर हम इस पूरी स्थिति को ध्यान से देखें तो ये डोडो का कॉकस रेस उस वक्त के पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का एक शानदार व्यंग्य है, एक पैरोडी है। कॉकस शब्द खुद एक पॉलिटिकल मीटिंग को दर्शाता है। ओह, अच्छा। हाँ, दौड़ भाग बहुत हो रही है, सिस्टम चलने का दिखावा हो रहा है, पर आखिर में हासिल कुछ नहीं होता। सब वहीं के वहीं खड़े हैं और वो थिम्बल वाला हिस्सा फॉर्मेलिटी का मजाक उड़ाता है। आपको आपकी ही चीज एक बड़े से सम्मान के रूप में थमा दी जाती है, जैसे आज की किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में होता है। 2 घंटे की दौड़ भाग और बहस,
पर फैसला वही होता है जो शुरू में था। सही पकड़ा आपने। और इसके तुरंत बाद चूहा अपनी लंबी और दुखद कहानी सुनाता है, जो अगर हम किताब के पन्नों पर देखें तो सच में एक पूंछ यानी टेल के आकार में छपी हुई है। टेल यानी कहानी और टेल यानी पूंछ का ये खेल कमाल का है। कैरल यहाँ भाषा की कमजोरियों के साथ खेल रहे हैं। चूहा अपनी कहानी सुना रहा है, पर एलिस सिर्फ उसकी फिजिकल पूंछ के बारे में सोच रही है। एक दूसरे को सुनने की बजाय लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। राइट। और इन सब बेतुके नियमों से थक कर एलिस और भी उलझ जाती है। सफेद खरगोश उसे दोबारा मिलता है और उसे अपनी नौकरानी मेरी एन समझकर काम पर भेज देता है। ग्लव्स और फैन लाने के लिए, है ना? हाँ, खरगोश के घर के अंदर वापस एक पोषण पीने पर वो इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरे कमरे में फंस जाती है। खरगोश वहां बिल नाम के छिपकली को चिमनी से भेजता है, जिसे एलिस लात मारकर बाहर निकाल देती है। ओह बेचारा बिल। बिल्कुल। बाहर से लोग कंकड़ फेंकते हैं, जो जमीन पर गिरते ही छोटे केक्स बन जाते हैं। उन्हें खाकर वो वापस छोटी होती है और जंगल में भाग जाती है। पर इन सब घटनाओं के बाद ना, लगता है जैसे उसने अपनी पहचान ही खो दी हो। जंगल में उसकी मुलाकात एक मशरूम पर आराम से होका पीते हुए कैटरपिलर से होती है। उसको देखते ही कैटरपिलर का सीधा सवाल होता है, तुम कौन हो? और ये सवाल इस पूरी कहानी का सबसे मुश्किल सवाल बन जाता है। जब आपका आकार, माहौल और लोग लगातार बदल रहे हों, तो मैं कौन हूं, इसका जवाब देना असंभव सा लगता है। कैटरपिलर की वो शांति और उसका ठहराव उस अराजक वंडरलैंड में एक अलग ही कंट्रास्ट पैदा करता है। वो एलिस को अपनी पहचान ढूंढने पर मजबूर करता है। वैसे जब मैं इस बदलते आकार के बारे में सोच रहा था, तो क्या हम इसे एक बच्चे के बड़े होने जैसे प्यूबर्टी के रूप में नहीं देख सकते? ओह डेफिनेटली। जैसे प्यूबर्टी के वक्त अचानक शरीर बदलता है और इंसान कंफ्यूज रहता है, ऐसे में कैटरपिलर भले ही थोड़ा रुखा लगता हो, पर क्या वो इकलौता किरदार नहीं है जो असल में उसे आईना दिखा रहा है? बाकी सब तो बस भ्रमित करते हैं। हाँ, ये किशोरावस्था वाला नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। कैटरपिलर उसे सिर्फ सवाल ही नहीं करता, बल्कि मशरूम के जरिए अपने आकार पर नियंत्रण पाना भी सिखाता है। पर वंडरलैंड जैसी जगह पर एक मसला हल करो तो दूसरा खड़ा हो जाता है। भाई तो उसकी गर्दन इतनी लंबी हो जाती है कि एक कबूतर यानी पिजन उसे सांप समझ लेती है। राइट, पिजन उस पर हमला कर देती है। और कबूतर का लॉजिक सुनिए, वो कहती है कि सांप अंडे खाते हैं, और क्योंकि एलिस अंडे खाती है इसलिए एलिस जरूर एक सांप है। यही तो लॉजिक के गलत इस्तेमाल का शानदार उदाहरण है। कबूतर को हकीकत से मतलब नहीं है, उसने बस दो अलग तथ्य जोड़े और एक बेसिर पैर का सच तय कर लिया। आज भी दुनिया में ऐसे फ्लॉड लॉजिक हम हर जगह देखते हैं। बिल्कुल। और इस पहचान के डर से निकलकर एलिस अब एक ऐसी जगह जाती है जहां आदर्श पूरी तरह टूट चुके हैं। एक छोटे से घर के अंदर वो एक धुएं और काली मिर्च से भरी रसोई में पहुंचती है। द डचेस हाउस। हाँ, वहां डचेस एक बच्चे को हवा में उछालकर एक डरावनी लोरी सुना रही है, जबकि रसोइया उन दोनों पर बर्तन फेंक रही है। बाहर वहां मछली और मेंढक जैसे फुटमैन उलझ रहे थे। ये किसी सुरक्षित घर की तस्वीर तो बिल्कुल नहीं लगती। विक्टोरियन दौर में घर को एक बहुत ही पवित्र और सुरक्षित जगह माना जाता था, पर यहाँ कैरल उस आदर्शवादी छवि के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। घर सबसे खतरनाक जगह बन गया है। ये दिखाता है कि जब घर के अंदर के रूल्स टूटते हैं तो वो सोसाइटी के टूटने से भी ज्यादा डरावने लगते हैं। और इस हिंसा का नतीजा देखिए, एलिस उस बच्चे को बचाकर बाहर लाती है, पर जंगल में थोड़ी दूर जाते ही वो बच्चा उसकी गोद में एक सूअर यानी पिग बन जाता है। एक मासूम बच्चा सूअर बन गया, इसका क्या इशारा हो सकता है? देखिए, उस वक्त के बच्चों के साहित्य में मॉरलाइजिंग होती थी कि अच्छे बच्चे फरिश्ते बनेंगे और बदतमीज बच्चे जानवर। कैरल इस आदर्शवादी कविताओं पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। एक प्यारा बच्चा सूअर बन जाता है, यानी जबरदस्ती की मोरालिटी आखिर में कुरूप ही होती है। उसके बाद चेशायर कैट से मुलाकात थोड़ी इंटरेस्टिंग है। वो पेड़ पर बैठा है और साफ कहता है कि हम सब यहाँ पागल हैं। द ओनली ऑनेस्ट कैरेक्टर। एग्जैक्टली। वो इस पागल शहर का इकलौता ईमानदार टूर गाइड लगता है। जब एलिस पूछती है कहाँ जाना चाहिए, तो कैट कहता है अगर कहीं भी पहुंचना है तो किसी भी दिशा में चलते रहो। और आखिर में वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, सिर्फ उसकी मुस्कुराहट हवा में रह जाती है। वो मुस्कुराहट प्योर लॉजिक का प्रतीक है। जब भौतिक अस्तित्व यानी शरीर खत्म हो जाए, तब भी एक शुद्ध विचार हवा में बना रह सकता है। एक ऐसी मुस्कान जो उस पूरी अराजक दुनिया पर तंज कर रही है। और उस लॉजिक से निकलकर हम आते हैं सीधा मैड टी पार्टी पर। एलिस मार्च हेयर के घर पहुंचती है। वहां हैटर और डॉर्माउस बैठे। यहाँ वक्त हमेशा के लिए शाम के 6 बजे पर रुका हुआ है।
क्योंकि हैटर का टाइम से झगड़ा हो गया था। हाँ, और वक्त वहां एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है। वो एलिस से पहेलियां पूछते हैं, जैसे राविन राइटिंग डेस्क जैसा क्यों है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। डॉमाउस ट्रीकल के कुएं की अजीब कहानी सुनाता है। ये एंडलेस लूप किसी अटकी हुई रिकॉर्ड प्लेयर जैसा लगता है। सही कहा। ये टी पार्टी अडल्ट दुनिया के उन सामाजिक रिचुअल्स का व्यंग्य है जो बिना किसी ऑब्जेक्टिव के बस चलते रहते हैं। हैटर और मार्च है उस रस्म के गुलाम बन चुके हैं। स्टैग्नेंट जिंदगी का आईना जहां बातें सिर्फ बातों के लिए हो रही हैं। एलिस वहां से गुस्से में चली जाती है और आखिरकार उस पेड़ के दरवाजे से उस बगीचे में आती है। पर वहां अलग ही क्योस है। माली सफेद गुलाबों को लाल रंग रहे हैं क्योंकि उन्हें क्वीन ऑफ हार्ट्स से मौत का डर है। द क्वीन ऑफ हार्ट्स और उनका गुस्सा। बाप रे, हर छोटी बात और ऑफ विद देयर हेड्स चिल्लाती हैं। और क्रोके का खेल, जिंदा फ्लेमिंगोज को मैलेट्स और हेजहॉग्स को बॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहां रूल्स हर सेकंड बदल रहे हैं। जब नियम बनाने वाले और खेलने के साधन दोनों अनप्रिडिक्टेबल हों तो आप कभी जीत नहीं सकते। ये क्वीन की एब्सोल्यूट पावर को दर्शाता है। पर एक सवाल है, क्वीन लगातार सर काटने की धमकी देती है पर किसी को असल में मारा नहीं जाता। क्या इस अराजक दुनिया में लोगों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ डर पैदा करना काफी है? बिल्कुल, डर ही सत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। असल सजा से ज्यादा सजा का खौफ जरूरी होता है कंट्रोल बनाए रखने के लिए। और फिर वहां चेशायर कैट का सिर हवा में आता है। किंग, क्वीन और एक्सिक्यूशनर बहस करने लगते हैं कि बिना धड़ के सिर को काटा कैसे जाए। ये तो शब्दों के लॉजिक और हकीकत के बीच की बहस है। अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, द ट्रायल, मुकदमा। द ट्रायल। क्वीन के टार्ट्स चुराने का आरोप है क्नेव ऑफ हार्ट्स पर। किंग जज है और जूरी में वही जानवर हैं जिसमें बिल द लिजर्ड अपनी स्क्वीकी पेंसिल के साथ दोबारा आ गया है। हैटर गवाही देने आता है। ये मुकदमा मुझे आज के इंटरनेट कमेंट सेक्शंस जैसा लगता है, जहां फैसला पहले हो जाता है और तथ्य बाद में तोड़े मरोड़े जाते हैं। सही कंपैरिजन है। वहां जस्टिस का पूरा सिस्टम मजाक बन गया है। और यहाँ एलिस अचानक दर-बदर बड़ी होने लगती है। जब उसे गवाह के रूप में बुलाया जाता है तो वो गलती से जूरी बॉक्स गिरा देती है। किंग तुरंत रूल 42 पढ़ता है कि 1 मील से लंबे सभी लोगों को कोर्ट छोड़ना होगा। नया रूल सिर्फ उसको चुप कराने के लिए। हाँ, और फिर एक बेतुकी कविता को सबूत मान लिया जाता है। क्वीन कहती है, सेंटेंस फर्स्ट, वर्डिक्ट आफ्टरवर्ड्स, सजा पहले, फैसला बाद में। ये इंसाफ का सबसे बड़ा व्यंग्य है। यहां एलिस बगावत कर देती है। वो चिल्लाती है, तुम लोग बस ताश के पत्तों के एक गड्ढे हो। ये बोलते ही पत्ते उस पर गिरते हैं और वो जाग जाती है अपनी बहन की गोद में। जब एलिस पहचान लेती है कि ये अथॉरिटी असल में सिर्फ कागज के पत्ते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है। लॉजिक और कॉन्फिडेंस उस अराजकता को तोड़ देते हैं। और अंत में उसकी बहन उस बचपन की मासूमियत के बारे में सोचती रह जाती है। सफर एक खरगोश के बिल से शुरू होकर आकार बदलते हुए वापस नदी किनारे ठहर जाता है। हाँ, एक वयस्क की फीकी हकीकत से बिल्कुल अलग एक मासूम सपने के रूप में। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक विचार जिस पर हमें सोचना चाहिए। अगर वंडरलैंड सिर्फ एलिस का ही सपना था तो वहां के हिंसक चरित्र और बलावटी नियम जैसे क्वीन या कॉकस रेस, क्या वो एलिस के अपने ही अवचेतन दिमाग का आईना नहीं थे? बहुत गहरा सवाल है। क्या वो अपने विक्टोरियन समाज की सख्त और रूढ़िवादी बंदिशों से इस सपने के जरिए बगावत नहीं कर रही थी? सोचिए, क्या हमारे सबसे अजीब सपने हमारी सबसे सच्ची फ्रस्ट्रेशंस की आवाज नहीं होते? इस विचार के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। प्लीज लाइक द वीडियो और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्पोर को सब्सक्राइब करें।